हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के द्वारा कक्षा 11th आरोह भाग 1 में से एक कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर। अक्षर होता है अक्षर, नहीं पहचानती नहीं चिन्हती। और इनके कवि हैं त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी ने यहाँ पर शिक्षा के पश्चात जब व्यक्ति मजबूरी में पलायन कर जाते हैं, पलायन मतलब अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए, पैसे कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। विशेषकर ये किनके साथ होता है? पूर्वी देशों के साथ। जो पूर्वी देश हैं वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं। विशेषकर इस कविता में आपको बताया गया है कि पूर्वी देशों में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो पढ़ लिख कर नौकरी करने के लिए विदेशों में और देश में जो बड़े बड़े महानगर हैं जैसे कलकत्ता है, वहाँ पर पलायन कर जाते हैं। पीछे उनके परिवार वाले जो सदस्य हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो उनकी लंबे समय से प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानते हैं वो तो अपने संदेशों को चिट्ठी के जरिए वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और उनके संदेशों को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिलोचन जी कहते हैं एक नायिका के जरिए, यहाँ पर चंपा एक नायिका है, इस कविता की मुख्य नायिका है। वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है। त्रिलोचन जी शिक्षा के महत्व को बताते हुए, शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यदि किसी कारणवश तुम्हारे पति तुमसे दूर चले जाएंगे तो उनका संदेश तुम कैसे प्राप्त कर पाओगे और अपने मन के भावों को उन तक कैसे पहुंचाओगे। वास्तव में यहाँ पर त्रिलोचन जी ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समझाने की कोशिश की है। जो शिक्षा के महत्व से अछूते हैं यानी शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ हैं। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिलोचन जी द्वारा रचित एक कविता है चंपा, जो यहाँ पर मुख्य नायिका है। काले काले, यहाँ पर शिक्षा जब अक्षरों के लिए काले काले विशेषणों का प्रयोग किया है। अक्षर अक्षर नहीं चिन्हती पहचानती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कवि यहाँ पर क्या कहते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। अचरज होता है आश्चर्य। इन काले काले चिन्हों से कैसे सब स्वर निकला करते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत सरलार्थ या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती त्रिलोचन जी द्वारा रचित कविता से अवतरित हैं। एक विशाल काव्य संग्रह है, धरती काव्य संग्रह, जिसमें से कुछ पंक्तियां यहाँ पर चित्रित की हैं, आपके सामने यहाँ पर व्यक्त की हैं। जो त्रिलोचन जी हैं वो मराठी कविताओं से अत्यधिक प्रभावित थे। मराठी कविताओं में क्या होता है, हिंदी कविताओं के बजाय लंबी चौड़ी चौड़ी कविताएं लिखी जाती हैं। एक मुख्य प्रसंग उठाया जाता है, एक पहलू उठाया जाता है और एक पहलू पर ही विस्तृत विशाल कविताएं लिखी जाती हैं। कम से कम 4-5 पेज की कविताएं तो छोटी कविताएं मानी जाती हैं मराठी कविताओं के अंतर्गत। तो जो त्रिलोचन जी है वो मराठी कविताओं से विशेषकर प्रभावित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की है अपनी छोटी कविताएं लिखने की। तो यहाँ पर त्रिलोचन जी क्या कहते हैं, चंपा काले काले, चंपा मुख्य नायिका है जो त्रिलोचन जी के घर में काम करती थी, छोटा मोटा कार्य वो किया करती थी। तो जब कवि पढ़ने लिखने का कार्य किया करते तो चंपा की एक तरह से हरकतों को, हरकत मतलब जैसे वो कार्य करती थी, उनको अपनी कविताओं में चित्रित किया है। और क्या कहा है प्रकाश डालते हुए उसके व्यक्तित्व पर कि चंपा काले काले अक्षर, काले काले अक्षरों को नहीं पहचान सकती। क्यों नहीं पहचान सकती? क्योंकि वो निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ, कवि जब अपनी पढ़ने के कक्ष में जाकर, पढ़ने के कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह चुपचाप आ जाती है, यानी मेरे कमरे में आकर खड़ी हो जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। और जैसे मैं लिखने पढ़ने का कार्य करता हूँ और
पढ़ता हूं तो उससे निकलने वाली ध्वनि से वह बहुत प्रभावित होती है, यानी उस आवाज से वह अत्यधिक प्रभावित होती है और आश्चर्यचकित होकर मुझे सुना करती है। घंटों घंटों खड़े होकर जब मैं पढ़ने लिखने का कार्य करता हूं तो पढ़ने से जो आवाज उत्पन्न होती है उसे खड़ी खड़ी चुपचाप मेरे पीछे वह सुना करती है और अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे बड़ा अचरज होता है, बड़ी हैरानी होती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। वह कौन रह जाती है? चंपा इन काले काले चिन्हों से और स्वयं से प्रश्न पूछती है। स्वयं से प्रश्न पूछती हुई स्वयं ही सवाल और जवाब करती हैं और क्या कहती है कि इन काले काले अक्षरों से, जो पढ़ना और लिखना नहीं जानती वो उसको तो अक्षर क्या है वो काले नजर आते हैं, तो बड़ी हैरान है, आश्चर्यचकित है, खुद ही सवालों जवाबों के घेरे में खड़ी होकर उनका उत्तर देती है और खुद ही प्रश्न करती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इन काले काले अक्षरों से यह विशेष ध्वनि, यह मधुर ध्वनि कैसे निकल रही है जो सबको अपने आकर्षण में, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। अब यहाँ पर चंपा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए, उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं त्रिलोचन जी कि जो चंपा है वो सुंदर गवाले की लड़की है। गवाला गाय भैंसों का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति। चंपा सुंदर गवाले की लड़की है। सुंदर गवाला है जो गाय और भैंसों को रखता है, उनको चराने का कार्य करता है। चंपा चौपाइयों को लेकर जब मैं कविताएं लिखने बैठता हूँ, आरोह अवरोह का, उतार चढ़ाव का, यति गति का, चौपाइयों का ध्यान रखता हूँ, तो उनके लिए तो चौपाइयाँ उन गाय और भैंसों की चार टांगे प्रतीत होती हैं। यानी जो कविताएं लिखता हूँ और उन पर जो चिन्ह लगाता हूँ तो उन मेरे द्वारा लगाए गए चिन्ह, जैसे हमारी कविता एक लाइन एक पंक्ति हमारी खत्म हो जाती है तो हम एक विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं, खड़ी पाई जिसको बोलते हैं। और जब चौपाई यानी यति गति आरोह अवरोह का ध्यान रखने के लिए जब हम विशेष प्रकार का प्रयोग करते हैं तो वहां पर दो खड़ी पाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो यही खड़ी पाई उसके लिए क्या है, उनकी गाय और भैंसों की, उनको एक तरह से उनके पैर प्रतीत होते हैं। चरवाही करने जाती है, जब वह गायें भैंसों को चराने के लिए चली जाती है तो मेरे द्वारा लिखी गई कविताएं के जो चौपाई हैं उसको अपनी गायें भैंसों के पैर नजर आते हैं। चंपा अच्छी है। त्रिलोचन जी कहते हैं कि चंपा का स्वभाव सरल है, अच्छा है, उसका स्वभाव थोड़ा चंचल है वह, उसका स्वभाव थोड़ा चंचलपन से भरा हुआ है। बाल्यावस्था में है वह, थोड़ी थोड़ी क्या है युवावस्था की तरफ अग्रसर हो रही है बाल्यावस्था को पार करके, तो उसके स्वभाव में चंचलता है। नटखट है वह, नटखट भी है, शरारतें करती रहती है। कैसे करती है? कभी कभी उधम करती है, कभी कभी पूरे घर को इधर से उधर अपनी शरारतों के द्वारा गुंजायमान रखती है, यानी उधम करती है, शरारतें करती है, चंचल है, नटखट है, तो जाहिर सी बात है वह इधर उधर क्या है उछलती कूदती रहती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। कवि कहते हैं कि कभी कभी वह अपनी शरारतों को प्रदर्शित करने के लिए, अपने चंचल स्वभाव का परिचय देने के लिए क्या करती है, जो मेरी कलम है लिखने के लिए मैं जिस पेन का प्रयोग करता हूँ, जिस कलम का प्रयोग करता हूँ, वह चुरा लेती है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं जब ढूंढ कर उस कलम से लिखने लगता हूँ तब पाता हूँ क्या कि मेरे लिखने का जो कागज है वह गायब हो गया है। यानी कभी पेन चुरा लेती है, कभी कागज को गायब कर देती है। परेशान फिर हो जाता हूँ, उसकी शरारतों के कारण मुझे परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है, चंपा कहती है, त्रिलोचन जी को समझाते हुए चंपा जो मुख्य नायिका वो कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, तुम्हें और कोई कार्य नहीं है, तुम सारा दिन, गोदना लिखना, तुम सारा दिन अपनी पेन लेकर, अपने कागज लेकर उस पर लिखते ही रहते हो, तुम्हें और कोई कार्य नहीं है। क्या यह काम बहुत अच्छा है? क्या यह कार्य इतना अच्छा है कि तुम्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती? कहने का अभिप्राय है कि सारा दिन सुबह से शाम तक कागज पर लिखते रहते हो, क्या दूसरा कोई कार्य नहीं है? यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए?
यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। और त्रिलोचन जी भोली भाली जो चंपा है उनके ऐसे विचारों को सुनकर, ऐसे प्रश्नों को सुनकर क्या कर देता है, अपने मन में हंस लेता है। फिर चंपा चुप हो जाती है और मुझे हंसते हुए देखकर जो चंपा है वो चुप हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट वाली पंक्ति में देखेंगे, उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम पढ़ना लिखना सीख लो कि तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। अब यहाँ पर त्रिलोचन जी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चंपा को समझाते हैं और क्या कहते हैं कि चंपा तुम पढ़ना लिखना सीख लो, शिक्षा प्राप्त कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, तुम्हारे जीवन में काम आने वाली है। हारे गाढ़े काम सरेगा, मुसीबत के समय यह तुम्हारे काम आएगी। क्या? शिक्षा। यानी जब तुम पढ़ना लिखना सीख लोगी, तुम्हारे जीवन में भगवान ने करे कोई मुसीबत आए, लेकिन जब भी मुसीबत आए तो शिक्षा तुम्हारा सहारा बनेगी, तुम्हारा सबल बनेगी, बल देगी तुम्हें। गांधी बाबा और महात्मा गांधी की भी यही इच्छा है कि हर जन, हर व्यक्ति, भारत देश का हर व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख ले। महात्मा गांधी भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन तुम है वो चंपा नहीं चाह रही है कि पढ़ना लिखना सीखे। लेकिन शिक्षा के महत्व पर महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए शिक्षा के महत्व पर त्रिलोचन जी प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट वाली पंक्ति देख लेते हैं। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कह रही है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। शिक्षा के महत्व से यद्यपि वह अनजान नहीं है, जानती है कि शिक्षा का कितना महत्व है, लेकिन फिर भी कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। क्यों? तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। महात्मा गांधी के जीवन से जो विशेष बातें हैं वह चंपा को बताते रहते थे समय समय पर त्रिलोचन जी। तो एक विशेष अच्छी छवि चंपा की नज़रों में महात्मा गांधी की बन जाती है और कहती है कि आप तो कहते थे कि महात्मा गांधी तो बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे। शिक्षा को इतना महत्व नहीं देती है चंपा और महात्मा गांधी को ही बीच में खड़ा कर देती है और कहते हैं महात्मा गांधी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह ऐसी छोटी बात क्यों करेंगे कि भारत का हर व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख ले। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कहते हैं तो कहते रहें, मेरा तो एकमात्र ही लक्ष्य है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं सीखूंगी। ऐसा नहीं है कि वह शिक्षा के महत्व को नहीं जानती है, लेकिन एक मुख्य, एक विशेष जो बात है जो नेक्स्ट वाली पंक्तियों में आएगी, चलिए फटाफट देख लेते हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह वह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी चंपा को समझाते हुए कहते हैं कि मैंने एक दिन चंपा को शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए कहा, उसके जीवन में आई परेशानियों को एक आईना दिखाया और कहा कि चंपा तुम पढ़ना लिखना सीख लो, तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा? ब्याह तुम्हारा होगा, तुम युवा अवस्था की तरफ अग्रसर हो, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे माता पिताजी तुम्हारा विवाह कर देंगे और ससुराल के लिए विदा कर देंगे। कुछ दिन बालम संग रहोगी, कुछ दिन तुम्हारे पति तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मजबूरी में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह मजबूर होकर कहाँ चले जाएंगे? कलकत्ता जैसे महानगर में चले जाएंगे। फिर तुम अकेली रहोगी, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, नज़दीक नहीं है वह महानगर, बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी? तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे, तुम अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए पत्र कैसे लिखोगी, कैसे उस तक संदेश पहुंचाओगी? और जब तुम्हारे पति, तुम्हारे वालम तुम्हारे लिए पत्र लिखेंगे तो कैसे उसके संदेश को पढ़ पाओगी, क्योंकि तुम तो पढ़ना और लिखना नहीं जानती हो। इसीलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में काम आएगा। नेक्स्ट है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो। देखा, चंपा ने कहा, त्रिलोचन जी को झुठलाते हुए कहा कि तुम बहुत झूठ बोलते हो।
कौन कह रहा है? चंपा कह रही है। किसको? त्रिलोचन जी को, यानी कवि को कह रही है कि आप बहुत झूठ बोलते हो। हाय राम, हे भगवान, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, तुम पढ़ना लिखना जानते हो, पढ़ लिख कर ऐसी चालाकी, ऐसी चतुराई भरी बातें कर रहे हो, तुम बहुत चालाक हो गए हो, तुम बहुत समझदार हो गए हो। मैं तो ब्याह न कभी नहीं करूँगी। यदि पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे होते हैं, शिक्षा प्राप्त करके चतुर हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो मैं अपने बालम को, यदि कहीं और ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग रखूंगी। फिर कहती है यदि मजबूरी में मेरा विवाह हो भी गया तो मैं कभी भी अपने पति को नौकरी करने के लिए कलकत्ते में नहीं जाने दूंगी, बल्कि उसे अपने साथ ही रखने की इच्छा व्यक्त करूंगी, यानी उनके साथ ही रहना पसंद करूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, और नौकरी करने के लिए तो बिल्कुल भी कलकत्ता जैसे महानगर में नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे, कलकत्ता जैसे महानगर पर तो बिजली गिरे। क्यों? क्योंकि वह पढ़े लिखे व्यक्तियों को उनके परिवार वालों से अलग कर लेती है। यानी यहाँ पर शिक्षा के महत्व पर, और पूर्वी जो देश हैं वह मजबूरी में अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने पेशे को, अपने व्यवसाय को चुनने के लिए दूसरे महानगरों में चले जाते हैं। परिवार वाले अकेले रह जाते हैं, उनको याद करते हैं, रोते हैं। तो यहाँ पर त्रिलोचन जी ने शिक्षा के महत्व पर मुख्यतः रूप से प्रकाश डाला है, और पूर्वी जो देश हैं उनकी व्यवसाय संबंधी जो कठिनाइयां हैं उन पर भी गहरा प्रकाश डाला है। यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। नेक्स्ट विशेष देख लेते हैं कि कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी ने मुक्त छंद में एक कविता लिखी है, स्वतंत्र होकर, बिना किसी एक तरह से नियमों में बंद न रहकर, व्याकरणिक नियमों का ध्यान न रखकर मुक्त छंद में कविता लिखी, स्वतंत्र अपने विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट है, आम बोलचाल के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। जैसे आम जन हैं जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, तो यहाँ पर कठिन शब्दों का प्रयोग न करके सामान्य जन प्रचलित शब्दों का प्रचुर सटीक प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, भाषा रूमानियत से मुक्त है। रूमानियत का मतलब है एक तरह से प्यार प्रेम से मुक्त है, और कह सकते हैं कि आत्मीयता से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती हुई प्रतीत होती है। नाटकीय बनाकर कविता को नया आयाम दिया है। जैसे हम कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नाटक है वो हमारे सामने चलचित्र जैसा चल रहा है, यानी नाटकीय शैली में यह कविता लिखी गई है जो उचित और सार्थक बन पड़ी है। नेक्स्ट है, भाषा सरल है, सहज है, भावानुकूल है, और जो कवि संदेश देना चाहता है वह संदेश सहज ही हम तक आसानी से पहुंच जाता है। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी ही आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।